नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ अजीत। खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। यूपी में दूसरे चरण और उत्तराखंड की 69 सीटों पर मतदान की तैयारी पूरी। कल डाले जाएंगे वोट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इंडिया 24/7 पर चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। 67 सीटों पर आपको लगातार पल पल की खबर देंगे हमारे संवाददाता। यूपी चुनाव के लिए एसपी कांग्रेस ने 5-5 प्रत्याशियों को मैदान से हटाने का किया ऐलान। गठबंधन के लिए खाली की सीटें। हरदोई में सीएम अखिलेश ने मांगे वोट, बोले 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा गठबंधन। कानपुर देहात में राजनाथ सिंह ने कहा सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करेंगे। लखनऊ में विरोधियों पर चले मायावती के तीर, बोली यूपी में बहुमत से बनाएंगे सरकार, बहुमत नहीं मिला तो किसी के साथ गठबंधन नहीं। नेताओं की बदजुबानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा, अब तक क्या कार्रवाई की। वोट से पहले शराब और हथियार का खेल। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बेटे की कार से शराब और कारतूस बरामद। पलनीस्वामी ने तमिलनाडु के गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। विधायकों के समर्थन की सौंपी चिट्ठी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी मारे गए, 1 जवान भी जख्मी। कल उत्तराखंड की 69 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। बड़े बड़े आंदोलनों के बाद बड़ी हसरत से 16 साल पहले बने इस प्रदेश की जनता को कल एक बार फिर मौका मिलेगा अपनी दिशा खुद तय करने का। पर हकीकत यह है कि यहां का जिंदा पहाड़ सियासत के सब्जबागों से जर्जर होने को है। राज्य की आर्थिक प्रगति के आंकड़े एक से एक हैं और दावे तब मुंह चिढ़ाते हुए ये सब जान पड़ते हैं जब आप ये जानेंगे कि राज्य में 16,793 गांवों में लगभग 3,000 गांव तो पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं और लगभग 2.5 लाख घरों में ताले लटके पड़े हैं। सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के मुख्य धारा में रहते हुए आज कोई इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। 16 सालों में 7 मुख्यमंत्री और 8 बार सरकार बनने का रिकॉर्ड भी यहां की सियासत का एक बदनुमा दाग है, जबकि 3 ही बार अब तक चुनाव हुए हैं। क्या इस बार राजनेताओं की लूट खसोट से मुक्त ऐसी सरकार बन पाएगी जो पहाड़ को समझ सके? और इसके अलावा यूपी के 11 जिलों की 67 सीटों पर कल वोटर्स अपना फैसला कर देंगे। इन सीटों का मिजाज भी पहले चरण वाली सीटों की तरह का है। तो आज यूपी के दूसरे चरण तो उत्तराखंड की सभी सीटों के लिए लाउड स्पीकर का शोर कल थम गया और 15 फरवरी को अब यूपी की 67 सीटों पर तो उत्तराखंड की 69 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। कल उत्तराखंड की एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के चलते वोटिंग टल गई है। बीजेपी कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी कुछ सीटों पर मैदान में है। यूपी के इस चरण में पहले चरण की तरह मुकाबला बेहद दिलचस्प है, खासतौर पर तब जब पहले चरण में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के चलते कोई भी सही आकलन करने की स्थिति में नहीं है। टक्कर मोदी और मायावती के बीच बताई जा रही है। अखिलेश भी रेस में है, लेकिन सबकी नजरें पहले चरण की ही तरह मुस्लिम वोटर्स पर ही भी हैं। उधर उत्तराखंड में हरीश रावत अपने सियासी करियर की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी हरदा को रेस से बाहर ठहराने की बात कोई भी राजनीतिक विश्लेषक नहीं कर पा रहा है।
और उधर बीजेपी के सामने भी चुनौती खड़ी है कि अपना लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन वो दोहराए। हालांकि इसके लिए बीजेपी अपने दल में आए बाहरियों और बागियों से कैसे निपटती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हैं। हमारे साथ बिजनौर से आशीष गुप्ता हैं, सहारनपुर से आशीष दीक्षित, रामपुर से सर्वेश मिश्रा हैं और संदीप गोसाई हमारे साथ हल्द्वानी से हैं। सबसे पहले संदीप बताइए कि उत्तराखंड में कल मतदान होना है और मतदाताओं के बीच जिस तरह की रैलियां, जिस तरह के प्रचार किए गए, उन सब से अलग, यानी माहौल बनाने की राजनीतिक दलों ने जो कोशिश की, उन सब से अलग क्या राज्य के मतदाताओं में अपनी समझ है अपने मुद्दों को लेकर, या फिर जो हवा बनाने की कोशिश की गई उसका असर ज्यादा है? देखिए, बिल्कुल अजीत, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है ये कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। और कुमाऊं की अगर बात करें और पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो कॉमन मैन के इशू को नहीं छुआ गया है, इसलिए कॉमन मैन बिल्कुल साइलेंट है। वो बिल्कुल भी बताने को तैयार नहीं है कि वो अपना मत और अपना जो समर्थन है वो किस दल को और किस प्रत्याशी को देगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू इस पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान हमें दिखाई दिया कि जो कॉमन मैन है, जिसको बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, जिसको हथियाने के लिए ये तमाम मकड़जाल और तमाम ये कैंपेनिंग की जाती है राजनीतिक दलों द्वारा, उस कॉमन मैन के इशू को बहुत नहीं छुआ गया है। एक तरीके से कहें तो दरकिनार किया गया है इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में। वो एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि वो कल किस तरफ निकलेगा जब सूरज की पहली किरण उत्तराखंड में चौथी विधानसभा के लिए वोटिंग डालने के लिए मतदाता बाहर निकलेंगे पूरे पहाड़ से लेकर तराई और मैदान में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि वोटर किस आधार पर वोट देता है। जहां तक हमने मतदाताओं से बात की, जो कॉमन मतदाता है जिसको बीजेपी और कांग्रेस से अलग हम देखते हैं, तो वो यही कहते हैं कि पहाड़ के इशू के मुद्दों पर बात नहीं हुई है। पहाड़ के उन तमाम मुद्दों को, जल, जंगल और जमीन, इन मुद्दों को राजनीतिक दलों ने नहीं छुआ है। बागियों की बात सबसे ज्यादा हुई है, दागी की बात हुई है। बीजेपी दागी दागी सरकार चलाती रही, जहां तक कि प्रधानमंत्री पीएम जो मोदी हैं वो भी अपनी जनसभाओं में सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाते रहे। तो कल देखना होगा अजीत, बहुत महत्वपूर्ण है कल का दिन। चौथी विधानसभा बनाने के लिए मतदाता निकलेगा, वोट परसेंट कितना होगा, क्योंकि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उससे तो बढ़कर ही होगा, क्योंकि लगातार जो अभियान है चुनाव मतदाता जागरूकता कार्यक्रम वो भी बढ़ा है। तो लगभग 70 से ऊपर अनुमान जताया जा रहा है कि वोटिंग परसेंट। ठीक है संदीप, आप हल्द्वानी में हैं, इंदिरा हृदय है यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार, और भी कई अहम उम्मीदवार है, जोगिंदर रौतेला है बीजेपी से। हम वहां के राजनीतिक समीकरण के बारे में भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम दूसरी जगह का रुख करते हैं। सर्वेश हमारे साथ रामपुर से हैं। वीआईपी सीट रामपुर का इलाका हमेशा सुर्खियों में बना रहता है आजम खान के चलते। क्या समीकरण है वहां पर रामपुर में सर्वेश? देखिए जी, इस बार समीकरण जो भी है वो कहीं न कहीं जो यहाँ के दिग्गज हैं उनका समीकरण बिगाड़ सकते हैं यहाँ के वोटर। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से जो यहाँ के दिग्गज जितने भी प्रत्याशी उठे हुए हैं वो मैदान में, आपको बता दें कि आजम खान खुद डोर टू डोर जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बार जो है जो वोटर है वो खुल के वोट करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके साथ ही कई बड़े मुद्दे भी हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि अजीत, यहाँ पे 5 विधानसभा है, और लेकिन जो 5 विधानसभा है वो वीआईपी उसमें 2 मानी जा रही है। एक सदर की जहां से आजम खान खुद लड़ रहे हैं, और दूसरी जहां से अब्दुल्ला खान लड़ रहे हैं, आजम खान के लड़के हैं स्वार से। लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि इस बार आजम खान को भी ये लग रहा है कि लोग उनसे नाराज हैं, क्योंकि शहर के सुंदरीकरण करने के नाम पे और कब्जा हटाने के नाम पे तमाम उन लोगों को शहर से हटा दिया गया जिनके पास नवाब के जमाने से जमीन थी और उनके पास कोई कागज नहीं था। तो वो लोग नाराज हैं और ये बात आजम खान भी जानते हैं। वहीं उनका लड़का भी लड़ रहा है, तो कहीं न कहीं इन दोनों लोगों की साख दांव पे लगी हुई है। पूरा समीकरण क्या है आइए जानते हैं हमारे स्थानीय जो यहाँ पे संवाददाता हैं सैयद आमिर, उनसे। सैयद आमिर, एक बार हम जैसा ओवरऑल समीकरण आपसे जानना चाहेंगे कि क्या समीकरण है और कितने दांव पे लगे हुए हैं ये दिग्गज यहाँ पर? देखिए, रामपुर की सीट या फिर रामपुर की स्वार विधानसभा की सीट, दोनों सीट जो है वर्चस्व की जंग है। यहाँ एक तरफ स्वार की बात करें तो यहाँ नवाब परिवार, नावेद मियां, और दूसरी तरफ अब्दुल्ला आजम खान साहब, ये दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। रामपुर में विकास हुआ है, रामपुर में जबरदस्त सड़कें बनी है, लाइट 24 घंटे आती है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोजगार का मुद्दा यहाँ पर हमेशा से रहा है। यानी कि जब आजादी के बाद से रामपुर ऐसा माना जाता था कि उद्योग धंधों में कानपुर के बाद गिनती होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब से राजनीतिक
ये लोग आगे बढ़े, तो उम्मीदें लोगों ने ये लगाई थी कि शायद यहाँ पर भी विकास उसी तरीके से होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। एक चीज और जानना चाहूंगा कि इस बार ये कहा जाता है कि 8 बार से लगातार आजम खां है, बीच में उन्होंने एक बार अपनी सीट लूज की थी, लेकिन इस बार वो भी डरे हुए हैं कहीं वोटर उनके खिलाफ न जाए, तो क्या वजह हो सकती है? ऐसा कौन सा मुद्दा इतना बड़ा हो गया? देखिए, रामपुर में पहला बात तो यह है जो यहाँ तोड़फोड़ हुई थी, लोग उससे नाराज थे। हालांकि विकास हुआ, उसके बाद गेट बने और लोगों को मकान मिले, तो लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उन्हें इतना वक्त नहीं मिला कि वो अपनी बात लोगों तक कहते या इस विरोध को वो शांत करते। तो निश्चित तौर पर चुनौती बड़ी है। हम लौटेंगे फिर आपके पास सर्वेश, और जाने की कोशिश करेंगे। वहां पर रामपुर में निजी शिक्षण संस्थान भी खुले बड़े, लेकिन जो तकनीकी संस्थान होने चाहिए रोजगार से मुतल्लिक, और बड़े संस्थान, सरकारी संस्थान जिसमें गरीब वर्ग के लोग भी पढ़ सकें, इस सब तरह की बातें भी क्या वहां पर मुद्दा में है? हम लौटेंगे आपके पास। सहारनपुर चलते हैं, आशीष दीक्षित है हमारे साथ। आशीष, बीजेपी सरकार के जब 2 साल पूरे हुए थे तो पिछले साल सरकार की तरफ से जो आयोजित किया गया था विकास पर्व, उसकी शुरुआत हुई थी सहारनपुर से, यानी वहां पहले से ही बीजेपी ने लोगों को लुभाने के लिए अपना खेल शुरू कर दिया था, अपनी कवायद शुरू कर दी थी, जबकि ये पूरा का पूरा इलाका दलित बहुल इलाका माना जाता है। क्या स्थितियां हैं इस बार? कितने जागरूक दिखाई दे रहे हैं वहां के मतदाता? देखिए अजीत, इस समय मैं सहारनपुर में हूं और पूरा दिन मैंने सहारनपुर में बिताया है, और जो यहाँ का हालात लग रहे हैं, जो यहाँ का आम वोटर है, माफ कीजिएगा जी, जो यहाँ का आम वोटर है वो अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ जो दलित और मुस्लिम वोटर है वो बहुत ही निर्णायक है, और यही तय करेगा कि इस बार किसकी जीत होगी और किसकी हार। 7 विधानसभा सीट सहारनपुर के अंदर है, 7 में जो है पिछली बार बीएसपी का परचम लहराया था, और इस बार भी जो है कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर है और इसके अलावा जो दलित वोटर है वो किसके साथ है। एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि इमरान मसूद और उनके भाई जो है नौमान, ये जो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, गंगोह सीट है और दूसरी नकुड़ सीट है। ये दोनों सीट बहुत ही हाई प्रोफाइल सीटें हैं, और इन सीटों पर जो नतीजे होंगे वो कहीं ना कहीं पूरे सहारनपुर की सीट जो है 7 सीटों पर कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। अजीत, हमारे साथ कुछ स्थानीय संवाददाता हैं और हमारे भी संवाददाता हैं, उनसे बात करके मैं आपको बताऊंगा। उनसे पूछते हैं, उन्हीं से पूछते डायरेक्ट कि क्या लगता है आपको कि इस बार जो चुनावी माहौल है सहारनपुर के अंदर वो किस करवट बैठेगा? देखिए आशीष जी, मैं बताना चाहूंगी कि इस बार का जो चुनावी माहौल है बिल्कुल अलग तरह का है। एक दल बदल की राजनीति हुई है, पहले किसी पार्टी से विधायक चुने गए, अब किस पार्टी से यहाँ पर लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में है, तो इससे क्या है कि बिल्कुल समीकरण उलट पुलट हो गए हैं। अब हम कहें कि अगर जातिगत राजनीति के तहत वो जीत जाएंगे तो उनका समीकरण बिल्कुल उलट गया है। इस बार नया वोटर बिल्कुल मैदान में है और वो मुद्दों को लेकर ही वोट करेगा। तो जो साइलेंट वोटर है, नया वोटर है, वो बिल्कुल अलग नतीजे मिलेंगे, और इस बार का चुनाव है बिल्कुल रोमांचक होगा। इस बार का जैसा बताया रोमांचक मुकाबला होगा, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव में नहीं दिखे। एक भी मुद्दा चुनाव में नहीं दिखा। एक चीज दिखी, वो है दल बदल। पहले बीजेपी से लड़े, फिर एसपी से लड़े, अब उसके बाद फिर बीएसपी में आ गए। तो ये जो नेताओं का जो इधर उधर भागना है, ये सबसे ज्यादा जारी रहा, और वोटर के सामने वही लीडर हैं जो कभी उनके सामने कभी बीएसपी के रूप में आते हैं और कभी एसपी के रूप में आते हैं। ठीक है, हम आशीष गुप्ता का रुख करते हैं, बिजनौर से हैं इस वक्त आशीष हमारे सहयोगी। आशीष, ये बताइए कि ध्रुवीकरण की राजनीति की जो कोशिश होती है विभिन्न दलों की, कहिए कितनी कामयाब होती दिख रही है इस वक्त? जी देखिए अजीत, बिल्कुल सही कहा आपने, और जहां तक ध्रुवीकरण की बात है तो शायद ये पहले संभव ना हो पाता, लेकिन पिछले हफ्ते जो नया गांव में कांड हुआ, मर्डर हुआ एक विशाल नाम के व्यक्ति का, और उन पे गोलियां चलाई गई और उनके पिता साथ में मौजूद थे, तो उस घटना ने जरूर रुख बदल दिया है। लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उन लोगों ने ऐसा कहा है। मुस्लिम इलाके में जाइए तो लोग मुस्लिम पक्ष के बारे में बातें करते हैं, अगर आप हिंदू इलाके में जाइए तो वहाँ हिंदू के समर्थन की बात आती है। लेकिन कुल मिला के जो बात पूरी देखें तो यहाँ पे बीएसपी हमेशा का बीएसपी का एक गढ़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में 8 सीटों में से 4 बीएसपी ने हासिल की थी और 2 बीजेपी और 2 एसपी को मिली थी। बाद में उपचुनाव हुआ, भारतेंद्र जी जो एसपी बीजेपी से जीते थे सांसद बन गए, उसके बाद उपचुनाव हुआ
तो वो सीट दोबारा अब रुचिवीरा जी ने जीत ली, एसपी की कैंडिडेट है यहाँ से। तो कुल मिलाकर यहाँ देखा जाए तो बीएसपी दलित और मुस्लिम कार्ड खेल रही है। यहाँ 36% मुस्लिम मतदाता है जो कि सबसे ज्यादा है, और 18% दलित मतदाता है। तो आप समझिए 36 और 18 यानी 54% जिस तरफ मुड़ जाएंगे रुख उधर का ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी ध्रुवीकरण ने जो पिछले हफ्ते जो माहौल तैयार हुआ उसके हिसाब से जरूर रुख बदला है। अजीत जी, संदीप, हल्द्वानी में जो समीकरण है वो क्या कहते हैं, और जो नेताओं को, स्थानीय नेताओं की अगर बात करें, बीजेपी और कांग्रेस की बात हमने पहले चरण में की थी, अगर यूकेडी की बात करें, एसपी बीएसपी इन सब की जो कवायद होती है माहौल को गरमाने की, क्योंकि यहाँ से एसपी और बीएसपी दोनों के कैंडिडेट हैं, क्या हालात बनते दिख रहे हैं? देखिए अजीत, हल्द्वानी सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से वित्त मंत्री, एक कद्दावर मंत्री रावत सरकार में इंदिरा हृदय आती हैं। 2007 में जब एनडी तिवारी सरकार में वो उस समय भी कद्दावर मंत्री थी, उस समय वो चुनाव हार गई थी, और ये एक अप्रत्याशित परिणाम आया था उस समय विधानसभा चुनाव में। इस बार भी इंदिरा हृदय के सामने बीजेपी ने एक युवा चेहरा उतारा है, एक तरीके से कहे तो मेयर भी हैं वो जोगेंद्र रौतेला, और उसके साथ साथ सपा भी यहाँ पर एक जो बहुत निर्णायक भूमिका में है। करीब 40,000 वोटर इस विधानसभा में मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और सपा ने जो प्रत्याशी खड़ा किया है, पिछली बार भी वो विधानसभा में कूदे थे और एक अच्छी खासी वोट बैंक उन्होंने उस समय हासिल की थी। इस बार भी अगर वो अच्छी वोट बैंक मुस्लिम समुदाय से अपने पक्ष में लाने में सफल होते हैं तो कहीं न कहीं मुकाबला जो है वो बहुत ही कांटे का होगा, और जो हार और जीत का अंतर है वो बहुत कम होगा। इसके अलावा कुमाऊं के, अगर कुमाऊं रीजन की बात करें तो और भी सीटें हैं जिन पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। उसमें अजय भट्ट की सीट है जो इस समय बीजेपी के एक कद्दावर नेता के रूप में है, जिनमें उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, और उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई है। 2002 में वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, तब करण मेहरा ने उन्हें शिकस्त दी थी। एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से करण मेहरा उनके सामने। इसी तरीके से रामनगर की सीट पर भी नजरें टिकी हुई है सबकी, क्योंकि रणजीत रावत जो सीएम के सलाहकार हैं वो मैदान में हैं। वहां पर भी कांग्रेस जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी तरीके से प्रकाश पंत जो है उनको कड़ी टक्कर मिल रही है। वर्तमान जो विधायक है मयूर मेहर, वो उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और प्रकाश पंत एक बीजेपी में एक उभरता हुआ चेहरा है। काफी उनकी मंत्री, पिछली जब बीजेपी की सरकार रही तो उस समय वो कैबिनेट मंत्री भी थे, और जब दो अंतरिम सरकार थी तो विधानसभा अध्यक्ष भी थे। इस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस, यशपाल आर्य को कौन भूल सकता है जो टिकट बंटने से कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, वो उनकी सीट पर बीजेपी कांग्रेस से सुनीता बाजवा उनको टक्कर दे रही है। उसी तरीके से जो परिवारवाद है, यहाँ पर 2 सीटें ऐसी है जिन पर भी टिकी है नजरें। एक तो नैनीताल सीट पर संजीव आर्य लड़ रहे हैं बीजेपी से, और दूसरा जो सितारगंज सीट है वहां पर भी जो सीट है वो साकेत बहुगुणा के भाई हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और एक तरीके से कहे तो पूर्व मुख्यमंत्री जो विजय बहुगुणा है उनके पुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई सीटें ऐसी है जिन पर कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं जो 29 सीटें हैं यहाँ से, वहां पर कई सीटें ऐसी हैं जो हॉट सीट है, कई सीटें ऐसी हैं जिन पर जो वर्तमान में मंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और सभी जानते हैं कि चुनाव परिणाम जब भी आए, 3 विधानसभा का अजीत अगर आंकड़ा देखे तो 80% मंत्री हारे हैं, 60% विधायक हारे हैं। तो इसका मतलब इस बार भी जनता जो साइलेंट वोटर है वो कुछ न कुछ बहुत अहम बात आपने कही, अहम पॉइंट आपने कहा कि मंत्री और विधायकों की क्या स्थिति होती है। ये बताता है कि जनता के मन में शासन के प्रति किस तरह की भावना है, किस तरह का आक्रोश है। आशीष दीक्षित है हमारे साथ सहारनपुर से। आशीष, ये बताइए कि दलित वोटर एक प्रमुख मुद्दा है, प्रमुख फैक्टर है सहारनपुर में, पूरी अगर सभी 7 सीटों की बात करें, लेकिन क्या वजह है कि शहरी सीट जो है वो बीएसपी जीत नहीं पाती है? पिछले 20-22 सालों से यही रहा है, वहां कांग्रेस या एसपी या बीजेपी की सीटें होकर रह जाती हैं, लेकिन बीएसपी को कामयाबी नहीं मिलती है। बाकी क्षेत्रों में जो दूसरी सीटें हैं वहां भले बीएसपी अच्छा परफॉर्म कर ले, क्या वजह रहती है इसके पीछे? अजीत, इसकी एक खास वजह यह है कि मायावती यहीं से चुनाव लड़ी और यहीं से चुनाव लड़कर वो मुख्यमंत्री बनी, इसलिए ये दलितों के लिए बहुत ही एक कहें कि
बहुत ही मायावती के लिए, और मायावती के साथ हमेशा दलित वर्ग अक्सर जुड़ा रहता है। तो ऐसे में ये जो सीट है, ये जो 7 सीटों का समीकरण दलितों के आसपास बिल्कुल रहता है कि वो दलित वोटर जिस तरफ जाएगा उस तरफ जो है सरकार मतलब जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम वोटर है वो और दलित वोटर दोनों वोटर इस 7 विधानसभा सीट पर बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी जीत का। रही बात शहर सीट की, तो इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है, और इस बार जैसे मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। मैंने कई लोगों से बात की, मैं जिस होटल में रुका हूँ उस होटल के लिफ्ट से मैं नीचे उतर रहा था, तो एक शख्स जो कूड़ा उठाने आया उसने कहा, उससे पूछा किसको वोट दोगे, तो उसने कहा कि अभी तो कुछ कहना मतलब पॉसिबल नहीं है मैं किसको वोट दूंगा, लेकिन जहां तक बहन जी जीत रही हैं तो इस बार मुकाबला ऐसा है कि कुछ भी किसके मन में क्या है, क्योंकि नेता वही हैं, सारी 7 विधानसभा सीटों पर नेता लगभग लमसम वही हैं। देखिए आशीष, बहुत सारी बातें चुनाव से पहले हुई और मौलानाओं की तरफ से भी कई सारी बातें की गई। दारुल उलूम की आवाज पूरा देश सुनता है और उसका असर होता है। क्या स्थिति है दारुल उलूम की इस वक्त? अजीत, दारुल उलूम की तरफ से इस बार कोई बड़ा फतवा जारी नहीं हुआ है। हालांकि शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बाद ने जो है फतवा जारी किया, इसके अलावा बुखारी साहब ने भी किया दिल्ली से। तो ये इस बार वहां से नहीं है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं को मतलब उनकी सोच पर रखा गया है कि इस बार वो किसको सपोर्ट करते हैं। कोई उन पर वैसा दबाव नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, आप समझते हैं सारी चीजें कि मुस्लिम मतदाता किसके साथ है। लेकिन प्रत्याशियों का खास इस बार मुकाबला सामने आ रहा है, क्योंकि एक सीट पर मुस्लिम दो मुस्लिम प्रत्याशी है। ऐसे में वोट जो है वो इधर उधर हो सकता है और किसी तीसरे का फायदा मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और चुनाव में कई तरह की स्थितियां एक साथ बनी रहती हैं, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस होते हैं, बहुत ही टफ, और समझना आसान नहीं होता है इसे कि कब कौन सा फैक्टर हावी हो जाएगा। रामपुर से हमारे साथ सर्वेश मिश्र हैं, हमारे संवाददाता, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। सर्वेश, ये बताइए कि वहां जो निजी शिक्षण संस्थान तो खुल गए, लेकिन सरकारी शिक्षण संस्थानों की कमी का भी मुद्दा बताया जाता है। स्थानीय लोग इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, इसे चुनाव में क्या वो मुद्दा बनाने को तैयार हैं? जी देखिए अजीत, 2-3 चीजें तो यहाँ पे जबरदस्त मुद्दा बनी हुई हैं, और कहीं न कहीं जो यहाँ आजम खान से लोग गुस्सा हैं वो भी एक वजह है कि इस मुद्दे को और ऊपर ले जा रहा है। शिक्षण संस्थान यहाँ पे जरूर प्राइवेट खोल दिया गया है, लेकिन उसकी हकीकत ये है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहाँ जो व्यावसायिक कोर्सों की फीस रखी गई है वो कोर्स बहुत महंगे हैं, यहाँ के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ये एक मुद्दा है और इनकी मांग है कि कोई सरकारी यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोली जाए। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ चाकू इसकी पहचान हुआ करती थी रामपुर की, जो खत्म हो गई। टेक्सटाइल मिलें हुआ करती थी जो कपड़े के लिए बड़ी मशहूर थी, वो खत्म हो गई। चीनी मिल के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, 2 प्राइवेट चीनी मिल यहाँ पे चल रही है, 3 सरकारी चीनी मिल खत्म हो गई, नहीं है वो यहाँ पे। उसके साथ ही आपको ये बता दूं कि साइकिल, यहाँ की रामपुर की साइकिल भी बहुत मशहूर थी, वो उद्योग भी खत्म हो गया है। अब जैसा कि आप समीकरण पे बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार आजम खान के लिए मुश्किल इसलिए भी हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि डॉक्टर तनवीर बीएसपी से यहाँ पे खड़े हैं और जो एक मर्तबा चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं। उसके साथ ही बीजेपी से शिव बहादुर हैं, जो 4 बार जीते हुए प्रत्याशी हैं यहाँ से, वो भी तब जो कल्याण सिंह का टाइम था। ऐसे में अगर यहाँ पे हम वोटरों की बात करें तो करीब 51% मुसलमान है और 49% यहाँ पे हिंदू वोट हैं। और अगर बीजेपी के कैंडिडेट यानी कि शिव बहादुर अच्छी फाइट कर जाएंगे तो डॉक्टर तनवीर यहाँ से निकल सकते हैं। यही वजह है कि आजम खान की चिंता भी है। अब आइए जरा हम इन लोगों से बात करते हैं जो लोग यहाँ पे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल दी गई, क्या लगता है कि वो पर्याप्त है या आप लोगों के लिए यहाँ पे शिक्षण संस्थान चाहिए जहाँ पे आम लोग भी पढ़ पाए? शिक्षण पर्याप्त है जैसे, लेकिन फीस ज्यादा है वहाँ पे, थोड़ी फीस ज्यादा है। हर आदमी एकदम उसको बहन नहीं कर सकता। क्या जो रामपुर के लोग हैं, जो गांव के लड़के हैं, वो इसमें पढ़ लेते हैं या आप लोगों की मांग है कि शिक्षा संस्थान यहाँ पे सरकारी होना चाहिए? सरकारी होना चाहिए। सरकारी होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए। फीस उसकी बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे, फीस कम होना चाहिए। बताइए इस बार क्या मुद्दा हो सकता है, रामपुर का क्या मुद्दा हो सकता है जिसको लेके आप लोग वोट? रामपुर का मुद्दा यही है कि इंडस्ट्रीज एरिया लगाए, रोजगार लाए,
बस यही है ज्यादातर। बिल्कुल सर्वेश, आपने कहा टेक्सटाइल उद्योग बदहाल, प्रोफेशनल और बड़े सरकारी संस्थानों की कमी है जो अहम मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा रोजगार और बिजली, पानी, सड़कें, ये हर जगह लगभग एक समान मुद्दे के तौर पर उभरती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। संदीप गोसाई हल्द्वानी से, आशीष गुप्ता बिजनौर से, आशीष दीक्षित सहारनपुर से और रामपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता सर्वेश जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना है कि कल जब वोट पड़ेंगे तो जनता क्या सोचकर वोट देती है और उसका सोचा हुआ कितना कामयाब होता है। जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। आप देखते रहिए इंडिया 24/7।